नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या है, इनसे रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर हम समझेंगे, जानेंगे। साथ में इस वीडियो में देखेंगे एम्पियर मैक्सवेल का नियम और मैक्सवेल समीकरणें। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास के बारे में। इतिहास में हम देखेंगे कि सर्वप्रथम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया था और इनसे जुड़ी हुई जो विभिन्न खोजें हैं वो यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सवेल। देखिए विद्यार्थियों, मैक्सवेल ने ही सर्वप्रथम विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाया था। तो देखिए, मैक्सवेल ने सर्वप्रथम विद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति का पता लगाया था। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक हैं वो मैक्सवेल ही हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो मैक्सवेल है। इसके बाद में आप देखें हर्ट्ज। हर्ट्ज ने क्या किया है कि 6 मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों की इन्होंने खोज की थी। तो हर्ट्ज के द्वारा प्रयोगशाला में 6 मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें इन्होंने उत्पन्न की। फिर उसके बाद में आते हैं जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु। ये भारतीय वैज्ञानिक हैं और इन्होंने लगभग 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। तो बोस ने अपनी प्रयोगशाला में लगभग 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की, इन तरंगों को उत्पन्न किया। फिर आते हैं मार्कोनी। देखिए, मार्कोनी ने इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को कुछ किलोमीटर की रेंज तक संचरित किया। तो मार्कोनी जो आधुनिक संचार व्यवस्था है उसके जनक माने जा सकते हैं। तो देखिए कि मार्कोनी ने सफलतापूर्वक कुछ किलोमीटर तक विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचार किया और मार्कोनी ने बताया कि स्पार्क गैप के एक सिरे को भू संपर्कित कर दिया जाए एवं दूसरे सिरे को एंटीना से जोड़ दें तो उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगों को कई किलोमीटर तक हम भेज सकते हैं। तो देखिए, एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंदर एक स्पार्क क्रिएट किया जाता है। जैसे ये हमारे पास में दो घुंडी है और इनको हम नाम दे देते हैं S1 और S2। इन दोनों को हम एक हाई वोल्टेज सोर्स से यहां पर हम जोड़ देते हैं। यहां पर ये ऊर्जा स्रोत है और इसके ऊपर हम ऐसा ऊर्जा स्रोत लगाते हैं आवर्ती रूप से इनमें आवेश गति करे, तो यहां से विद्युत चुंबकीय तरंगें बाहर निकलती है। तो देखिए यहां पर इसको हम कहते हैं स्पार्क गैप। तो इस स्पार्क गैप से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होगी। क्लियर? अब देखिए कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो किस भांत की होती है, किस प्रकार की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, इनके बारे में मैक्सवेल ने सर्वप्रथम बताया था। देखो क्या बताया कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगें हैं इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र होंगे, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होंगे। तो वे त्रिविमीय तरंगें जिनमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक समान कला में, दोनों एक समान कला में होते हैं,
एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत कंपन करें तो उन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन को आप क्लियर कर लें कि जैसे ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस दिशा में ये तरंग संचरित हो रही है, तरंग संचरण की दिशा है, ये तरंग संचरण की दिशा ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। ओके, अब वाई एक्सिस की दिशा में विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र वाई एक्सिस की दिशा में ये जो हमने एरो के निशान यहां पर दिखाए हैं ये विद्युत क्षेत्र को बता रहे हैं, ये ई को बताते हैं, विद्युत क्षेत्र के घटकों को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वाली तरंग। ओके, इसके साथ में चुंबकीय क्षेत्र ये वाला जो भाग है ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। ये वाली जो तरंग यहां से हम इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं, ये वाली जो तरंग है ये तरंग चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। ओके, यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो विद्युत क्षेत्र है वो वाई एक्सिस की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र है वो जेड एक्सिस की ओर है। दोनों के बीच का जो कोण है वो है 90 डिग्री, दोनों के मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो यही विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें विद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है और दोनों एक दूसरे के लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत यदि कंपन करती है तो उन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। आगे देखें कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके अंदर प्रकाश ये प्रभाव केवल विद्युत क्षेत्र सदिश पर डिपेंड करता है, इसलिए इस विद्युत क्षेत्र को हम प्रकाश सदिश कहते हैं। इसको भी आप क्लियर कर लें, ये क्या कहा गया है यहां पर। देखिए, प्रकाश जो भी घटनाएं प्रदर्शित करता है वो घटनाएं विद्युत क्षेत्र के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो इस विद्युत क्षेत्र को हम प्रकाश सदिश कहते हैं, प्रकाश सदिश कहा जाता है। इसी के द्वारा ही ऊर्जा का संचरण होता है, जो ऊर्जा प्रकाश के द्वारा ऊर्जा संचरित होती है तो इसका मतलब ऊर्जा संचरण करने का काम है यहां पर विद्युत क्षेत्र ही करता है। क्लियर? देखिए, ये जो बातें अभी हमने बताई एक बार उनको पुनः देख लीजिए, समझ लीजिए कि ई वेक्टर एवं बी वेक्टर सदैव समान कला में कंपन करते हैं, एक समान कला में कंपन करेंगे, इट मीन से दोनों का मान एक साथ अधिकतम, एक साथ न्यूनतम, एक साथ शून्य होता है। क्लियर? फिर आगे देखिए कि ई वेक्टर एवं बी वेक्टर इस प्रकार होते हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये हम भी जानते हैं, और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो यहां पर देखो क्या कहा गया है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा सदैव तरंग संचरण की दिशा में होती है। इसको आप थोड़ा समझें कि ये विद्यार्थियों, ये पहला सदिश है, ये दूसरा सदिश है और ये यहां पर इनका सदिश गुणन है कि दो सदिशों के सदिश गुणन से प्राप्त जो राशि होती है वो एक सदिश राशि होती है और उसकी डायरेक्शन दोनों सदिशों के ही लंबवत, तो दोनों सदिशों के ही लंबवत तरंग संचरण की दिशा होती है। तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से जो सदिश प्राप्त होता है उसकी डायरेक्शन तरंग संचरण की डायरेक्शन में होती है। आगे देखें कि धनात्मक अक्ष दिशा में संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण, इनके तात्क्षणिक मान देखेंगे। विद्युत क्षेत्र का जो तात्क्षणिक मान है वो है em sin ओमेगा t माइनस के अक्स और चुंबकीय क्षेत्र का मान है bm sin ओमेगा t माइनस के अक्स के कैप। देखो थोड़ा समझ लें इसको कि यहां पर जो आई कैप डायरेक्शन होती है ये एक्स एक्सिस दिशा में है, तो एक्स एक्सिस दिशा में तरंग संचरित होती है। तो एक्स एक्सिस दिशा के अंदर क्या है, तरंग संचरित होती है। तो देखो यहां पर जब विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का तात्क्षणिक मान लिखा जाता है तो इस फॉर्मूले के अंदर ई वेक्टर बराबर em साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहां पर ये जो अक्स आता है ये तरंग संचरण की दिशा को बताता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कई बार ऐसा मिल सकता है कि जैसे विद्युत क्षेत्र का मान है ई वेक्टर बराबर em साइन ओमेगा टी माइनस के जेड मिल गया। क्या मिल गया है?
जेड मिल गया है। तो देखिए यहां पर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि तरंग है वो जेड एक्सिस के अनुदिश संचरित हो रही है। यदि यहां पर प्लस आ जाए तो इसका मतलब वो माइनस जेड दिशा में संचरित हो रही है। यदि यहां पर क्या है, केवल माइनस में के जेड आ रहा है, इसका मतलब प्लस एक्स एक्सिस दिशा में, प्लस जेड दिशा में संचरित हो रही है। तरंग कौन सी दिशा में संचरित हो रही है, प्लस जेड एक्सिस के अनुदिश से संचरित हो रही है। यहां पर आप जो ये माइनस का साइन देख रहे हैं, ये वाला, साथ में यहां पर ये जो नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस दे रहे हैं, इसका मतलब है ये प्लस एक्स एक्सिस दिशा में तरंग संचरित हो रही है। ओके, तरंग प्लस एक्स एक्सिस दिशा में संचरित हो रही है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस तरंग के दार्शनिक मान को देखकर हम पहचान सकते हैं कि तरंग कौन सी डायरेक्शन में संचरित हो रही है। और भी देखें आप यहाँ पर कि यदि तरंग एक्स एक्सिस दिशा में संचरित हो रही है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जे कैप की डायरेक्शन में, मतलब वाई एक्सिस के अनुदिश, और चुंबकीय क्षेत्र के कैप की डायरेक्शन में, मतलब जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। ये जो ई एम यहाँ पर देख रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र का दार्शनिक मान है, और बी एम है, ये चुंबकीय क्षेत्र का दार्शनिक मान है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दार्शनिक है, इसको एक बार क्लियर कर ले। ई एम ये इसका शिखर मान है, ई और बी दार्शनिक मान है, ई एम विद्युत क्षेत्र का तात्क्षणिक शिखर मान है। इसको हम आयाम भी कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, या इसको हम कह सकते हैं शिखर मान, शिखर मान, और या इसको हम कह सकते हैं आयाम। ओके, ये जो ओमेगा आप देख रहे हैं, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन में टी, और इसे हम 1/t को एफ भी लिख सकते हैं। ये इसकी कोणीय आवर्ती होती है, ये इसकी कोणीय आवर्ती को बताता है। ओके, दोनों की कोणीय आवर्ती सेम होगी। ये जो के आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं तरंग संचरण नियतांक, तरंग संचरण नियतांक इसको कहा जाता है। ये 2 पाई अपॉन लैम्बडा के बराबर होता है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा के इक्वल होता है तरंग संचरण नियतांक, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट इसको कहा जाता है। तो ये हमारे पास में विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, उनके दार्शनिक मान के इक्वेशंस हैं, और हमेशा इक्वेशंस इसी फॉर्म में ही लिखी जाती है। फिर देखें विद्युत चुंबकीय तरंग के उत्पादन के लिए प्रायोगिक व्यवस्था, कि कोई भी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो उत्पन्न होती है, तो उसको उत्पन्न करने के लिए हमें एक प्रायोगिक व्यवस्था यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो देखिए एक सिंपल सी तरीका आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी तरंग को उत्पन्न करने के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करने के लिए हमें दोलायमान आवेश चाहिए। इसका मतलब है दोलन गति करने वाला आवेश, दोलन गति करने वाला आवेश चाहिए। दोलायमान आवेश को क्लियर करें। दोलायमान आवेश, दोलायमान आवेश का मतलब है दोलन गति करने वाला, दोलन गति करने वाला। तो विद्यार्थियों 12th का जो पहला चैप्टर था उसके अंदर हमने आवेशों की प्रॉपर्टी के अंदर ये पढ़ा कि जो स्थिर आवेश है, स्थिर जो आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यदि ये आवेश गतिमान हो जाए, एक समान वेग से गति करता है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। जब ये दोलन गति करता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये त्वरित गति करता है, तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि जो आवेश है वो दोलन गति करता है, इट मीन्स वो त्वरित गति करता है। कौन सी गति करेगा, त्वरित गति करेगा। तो यहां पर आप ध्यान दें, जो हर्ट्ज का प्रयोग है वो इस तथ्य पर आधारित है
कि दोलायमान आवेश लगातार त्वरित होता रहता है और यह विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है। तो त्वरित जो आवेश होता है वो ही विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। एक सिंपल सी प्रायोगिक व्यवस्था यहाँ पर हम समझें कि हमारे पास में ये एक प्लेट है P1, ये एक अन्य प्लेट है P2 और दोनों को दो घुंडियों से हमने यहाँ पर जोड़ दिया है S1 तथा S2 से। इन दोनों प्लेटों को हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से हम जोड़ देते हैं। यहां से हम निवेशी दे रहे हैं और यहां से इन दोनों सिरों के ऊपर निर्गत प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल सी प्रायोगिक व्यवस्था है। इसमें जब आवेश दोलन गति करता है तो एक बार देखो, ये जो प्लेट है P1 और ये जो प्लेट है P2, इनके ऊपर आवेश दोलन गति करेगा, मतलब यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर ये थोड़ी देर बाद में यहाँ माइनस, इधर प्लस आ जाएगा। ये कंटिन्यूअसली चलता रहता। आवेश इस तरीके से कभी इधर जाएगा फिर इधर आएगा, ऐसे जाएगा, दोलन गति करेगा। तो ये जो आप घुंडी देख रहे हैं S1 तथा S2, इन दोनों घुंडियों के बीच में जो गैप है, इस गैप में यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो जाएगी। उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को पता लगाने हेतु यहां पर लगा होता है एक संसूचक। यहां पर एक संसूचक लगा होता है। तो देखिए यहां पर थ्योरी देखेंगे एक बार कि धात्विक प्लेटें P1 व P2 एक संधारित्र की तरह यहां पर काम करती है और उनमें दो घुंडी है, S1 तथा S2 जोड़ने वाले तार पर एक अल्प प्रेरकत्व प्रदान करते हैं। तो वहां से ये एक तरीके से LC परिपथ हो जाता है और यहां से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती है। देखेंगे आप लोग कि जब एक उच्च वोल्टेज धात्विक प्लेटों के बीच आरोपित किया जाता है, हाई वोल्टेज इन धातु की प्लेटों के ऊपर लगाया जाता है, तो ये प्लेटें चिंगारी उत्पन्न करती है। मतलब दोनों प्लेटों के बीच में जो दोनों घुंडियां हमने यहाँ पर दिखाई है, इन घुंडियों के ऊपर यहाँ पर चिंगारियां उत्पन्न होगी और उन चिंगारियों के साथ में ही विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होगी। इस चिंगारी से आवेश दोलन गति करते हैं, फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित हुई, उनकी आवर्ती का फॉर्मूला होता है 1/2 में LC। देखो L है कुंडली का प्रेरकत्व, स्व प्रेरकत्व है, कुंडली का स्व प्रेरकत्व है, और C यहां पर है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। तो यहां से हम जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है उनकी आवर्ती निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों, जो आवर्ती LC परिपथ में आवेशों की होगी वही आवर्ती विद्युत चुंबकीय तरंगों की होगी। तो LC परिपथ के अंदर जो आवेश दोलन गति करते हैं उनकी आवर्ती और विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती सेम होगी। देखो एक और महत्वपूर्ण लाइन की आवर्ती रूप से दोलायमान आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें दोलन गति करने वाले आवेशों से ही उत्पन्न होगी। दोलायमान जो आवेश हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेंगे। फिर ध्यान दें, हमारे पास में यहां पर एक LC परिपथ है। L के रूप में हमने यहां पर एक कुंडली ली है और C के रूप में ये हमारे पास में संधारित्र है ही। तो ये एक LC दोलित्र है और LC दोलित्र में जो आवेश है वो दोलन गति करते हैं और यहाँ पर ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। तो LC जो परिपथ होता है या LC जो दोलित्र होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। फिर आगे देखें कि ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। इसका मतलब तरंग संचरण की दिशा के लंबवत इनका कंपन होता है। फिर आगे देखें कि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और हम ये जानते हैं कि जो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं उनके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है उनके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है,
इन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पियर मैक्सवेल का नियम। एक बार इसे थोड़ा सा समझ लें। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ये हमारे पास में एक संधारित्र है। संधारित्र की हमने प्लेटें दिखाई है और इस संधारित्र की प्लेटों को हमने एक सेल से जोड़ दिया है। तो देखिए यहां पर जब हम सेल से इसको जोड़ देंगे तो यहां से प्लस वाले सिरे से धारा प्रवाहित होगी और माइनस वाले सिरे के अंदर धारा प्रवेश करेगी। तो एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो दूसरी प्लेट के ऊपर उतने ही परिमाण का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं, अब आप इसे समझें कि ये मैंने एक लूप बनाया है। इस लूप के अंदर मैंने एक बिंदु यहां पर दिखाया है जो कि प्लेट के ऊपर है। इस बिंदु के ऊपर धारा आ रही है लेकिन जा नहीं रही है। इस बिंदु के ऊपर धारा का आ तो रही है क्योंकि पॉजिटिव सिरे से चलती हुई धारा इस सिरे पर आ जाएगी लेकिन इससे बाहर नहीं निकल रही। तो इस बिंदु के ऊपर किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो लागू नहीं होता। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो हमें यह कहता है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग और किसी संधि पर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, या किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। तो यहां पर धारा आ तो रही है लेकिन यहां से जा नहीं रही है, तो यहां पर किरचॉफ का प्रथम नियम क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो इसे समझाने के लिए मैक्सवेल ने एक कॉन्सेप्ट यहां पर दिया कि इन दोनों प्लेटों के बीच में एक धारा प्रवाहित होती है। इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या होती है? एक धारा प्रवाहित होती है जिसे विस्थापन धारा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? विस्थापन धारा। इसको अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट के कारण से इसके आई के सबस्क्रिप्ट में हम डी लगा देते हैं, तो इसे आई डी से लिखेंगे। विस्थापन धारा को किससे लिखा जाता है? आई डी से लिखा जाता है। अब देखो मैक्सवेल ने क्या कहा कि ये जो विस्थापन धारा है वो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती है। देखिए एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इसका क्या है कि जैसे जैसे यहां से धारा प्रवाहित होगी दोनों प्लेटों के ऊपर आवेश का मान बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आवेश का मान बढ़ेगा तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान भी धीरे धीरे चेंज होगा। देखिए दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा की जगह हम क्यू बट्टे में ए एप्सिलॉन नॉट हम पुट कर सकते हैं और यहां से हम ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई बराबर क्यू पुट कर सकते हैं। दोनों तरफ से हम डिफरेंशिएट करें तो यहां से तो डिफरेंशिएट करोगे तो डी क्यू बाई आ जाएगा डी टी, और इधर से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल चेंज नहीं हो रहा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डी ई अपॉन डी टी आ जाएगा। और यहां पर ये जो डी क्यू अपॉन डी टी है यही आई डी है, मतलब विस्थापन धारा है। तो विस्थापन धारा का जो फॉर्मूला है वो यहां से निकलता है। तो यहां पर संधारित्र की प्लेटों पर लगातार आवेश बढ़ेगा जिससे विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन आएगा और विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से विस्थापन धारा उत्पन्न होती है जो कि दोनों प्लेटों के मध्य में प्रवाहित होती है। तो देखिए विस्थापन धारा का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, या हम कह सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी। तो ये है संधारित्र की प्लेटों के बीच परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण से उत्पन्न धारा। तो विद्यार्थियों ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एम्पियर के नियम को एक बार समझते हैं, फिर एम्पियर मैक्सवेल के नियम को समझते हैं। देखिए एम्पियर का नियम क्या कहता है, सुने समझें कि ये हमारे पास में कोई बंद वक्र है और इस बंद वक्र से कुछ धाराएं ऐसे गुजर रही है। ये कुछ धाराएं यहां से गुजर रही है। ओके, तो एम्पियर का
नियम हमें यह कहता है कि किसी बंद वक्र से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन का मान बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू नॉट गुणा होता है। ये हमारे पास में यहां पर एम्पियर का नियम है। लेकिन अभी जो हमने आप लोगों को बताया कि जो संधारित्र की प्लेटें हैं, ये हमारे पास में संधारित्र की प्लेटें हैं और संधारित्र की एक प्लेट के ऊपर हम धारा की बात करें तो धारा वहां पर आ तो रही है लेकिन वहां से जा नहीं रही। मतलब समझें आप इसका कि इस प्लेट के ऊपर यहां पर धारा आ रही है लेकिन जा नहीं रही। तो इसके लिए मैक्सवेल ने अपना कॉन्सेप्ट दिया और तत्पश्चात इन्होंने एम्पियर मैक्सवेल के नियम में थोड़ा संशोधन किया कि यहां पर आप जो कुल धारा लेकर चलते हैं, इस कुल धारा को आप चालन धारा और विस्थापन धारा के योग के रूप में लेकर चलिए। क्योंकि चालन धारा तो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से प्रवाहित होने वाली धारा और विस्थापन धारा है विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से प्रवाहित होने वाली धारा। तो इन समेशन आई को आप आईसी और आईडी मतलब चालन धारा, आईसी तो है चालन धारा जो कि चालक में उपस्थित आवेशों के कारण से उत्पन्न होती है, आवेश प्रवाह के कारण से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से प्रवाहित होती है। तो इन दोनों के योग के रूप में लेकर चलिए। तो यहां से जैसे इसको योग के रूप में लेकर चलेंगे तो समेशन आई की जगह हम रख देंगे, देखो ये जो आप समेशन आई आप यहां पर देख रहे हैं, इसकी जगह पर हम रख देंगे आईसी प्लस आईडी। तो वो एम्पियर का जो नियम है वो एम्पियर मैक्सवेल के नियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में देखो हमने यहां पर दिखाया है और आईसी की म्यू नॉट को गुणा कर दिया तो म्यू नॉट आईसी, फिर म्यू नॉट को आगे गुणा किया आईडी से तो आईडी की वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दी है। यह है एम्पियर मैक्सवेल के नियम का गणितीय रूप। देखें समझें आप इसको। तो एम्पियर ने माना कि आवेशन के दौरान संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई धारा अवश्य ही होनी चाहिए। इस धारा को उन्होंने विस्थापन धारा का नाम दिया और इसके आधार पर एम्पियर के नियम में इन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया और संशोधन करने के पश्चात ये हमने आपको क्लियर कर ही दिया है कि एम्पियर मैक्सवेल का नियम इस तरीके से प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मैक्सवेल की समीकरणें। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए कुछ समीकरणें प्रस्तुत की। वैसे तो ये जो समीकरणें हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई, लेकिन मैक्सवेल ने ये कहा कि ये जो नियम है, ये जो समीकरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊपर भी लागू होती है। तो देखिए पहली समीकरण इन्होंने स्थिर विद्युत में गाउस के नियम से प्राप्त की, दूसरी समीकरण चुंबकत्व में गाउस के नियम से प्राप्त की, तीसरी समीकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो फैराडे का नियम है वहां से प्राप्त की और चौथी समीकरण जो अभी हमने आपको समझाया मैक्सवेल एम्पियर के नियम से एज इट इज पुट कर ली। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। पहली जो समीकरण है वो हमारे पास में है गाउस का नियम। ये गाउस के नियम का गणितीय रूप है। विद्युत फ्लक्स का मान है वो बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा अपसल नोट के अनुपात के बराबर होता है। दूसरी जो समीकरण है वो चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम से ली गई है। चुंबकत्व के लिए जो गाउस का नियम है वहां से हमने इसको ली है कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन है वो 0 के बराबर होता है। तीसरी समीकरण देखें, तीसरी समीकरण फैराडे के द्वितीय नियम से ली गई है। देखो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का जो दूसरा नियम है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल ये बराबर होता है E बराबर माइनस में डी फाई बी अपॉन डी टी के। ये जो E है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, एक तरीके से विभवांतर ही है। देखो एक रिलेशन हमने पढ़ा है E बराबर या E वेक्टर बराबर आपने पढ़ा होगा माइनस में dv बाई डी आर। तो यहां से माइनस में dv बाई डी आर को हम लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर
और यहाँ पर विद्यार्थियों ये जो माइनस में dv है, इसी को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहे हैं। तो इसके स्थान पर हम E वेक्टर, देखो ये हमारे पास में यहाँ पर फिलहाल आया है dv, और टोटल वैल्यू के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन इसका हम कर देंगे। तो इसको हम इंटीग्रेट करके ही बंद वक्र के लिए लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, इसी को ही हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहे हैं। तो यह आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो कि फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फेराडे का जो नियम है, दूसरा नियम है, वहां से मैक्सवेल की तीसरी समीकरण ली गई है, और ये आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। चौथी जो समीकरण है, ये हमने अभी जो पढ़ा है एम्पियर मैक्सवेल का नियम, वहां से ली है। तो ये मैक्सवेल की 4 समीकरणें हैं, और आपको चारों समीकरणें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने मैक्सवेल समीकरणें, एम्पियर मैक्सवेल का नियम, इसके साथ में जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी बेसिक जानकारी ली, उनकी हिस्ट्री के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के विभिन्न गुणों की चर्चा करेंगे, उनके उत्पादन और उनके उपयोग की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।